अब हम जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनके पास चलते हैं, वीएलए अमाला जी। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? नमस्कार कौशिक जी, अच्छी हूँ। आप सब कैसे हैं? जी। मैं बहुत बढ़िया मैम। मैम, बाजार लाल लाल दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स निफ्टी दोनों में गिरावट है, सेंसेक्स ज्यादा टूटा है। क्या कारण देख रही हैं आप? क्यों आज बाजार में गिरावट दिख रही है? क्या ये इम्पैक्ट ईरान वाले मुद्दे की वजह से है? क्या जंग का माहौल इस पे इम्पैक्ट डाल रहा है, या कोई और बड़ा कारण हो सकता है? अ, कई कारण हैं। ये मतलब ऐसा हो गया है कि घर से भी थोड़ा-सा प्रेशर है और बाहर से भी प्रेशर है। तो सिचुएशन इज़ जी। लाइक दिस। तो जो बाहर के प्रेशर की जो हम पहले बात करें, तो जो वॉर लाइक सिचुएशन जिनके साथ में हो रही है, ईरान का नाम लिया आपने, और जो यूएसए एंड रशिया के साथ भी जो थोड़ा-सा बहुत ही तना हुआ सा माहौल जो है, ये ऐसे ये ऐसा ट्रायंगल बन रहा है हमारे लिए। चाइना के साथ ये ऐसे ट्रायंगल हमारे लिए बन रहा है जहाँ पर हमारे लिए जो हमारे इंपोर्ट या फिर जो हमारे रॉ मटेरियल सप्लाई साइड है, वो डिस्टर्ब होने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। और जो हमारी एनर्जी, जो हमारी एक्सपोर्ट मार्केट है, वहाँ पर भी डिस्टर्बेंस दिख ही रहा है सबको। साथ में जो हमारा क्रूड इंपोर्ट वाला जो चीज़ है, ईरान पर अभी तक का वेनेजुला से सिर्फ 1% के आसपास तक का ऑयल क्रूड के बारे में हमारी इंपोर्ट की जस्ट परसेंटेज थी। बट अगर ईरान को आप सेंटर में लेकर के आए कि जो भी कंट्रीज यूएसए ने बोल दिया है सीधा सीधा उनके ऊपर एडिशनल 25% का टैरिफ लगेगा। एंड हमारे जो ट्रेड्स पैक्ट्स है ईरान के साथ ठीक ठाक ही है, अच्छा खासा इंपोर्ट हमारा अगर हम रूट करते हुए ईरान से हमारा अच्छा खासा इंपोर्ट होता है क्रूड का। तो सीधा सा जो समझ में आता है मार्केट को कि आपके लिए एक्सपोर्ट मार्केट एक्सपेंसिव हो जाएंगी, आपके लिए जो फिक्स कॉस्ट है वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। बीइंग एन इकोनॉमी बात कर रहे हैं हम। तो ये सारी जी। चीजें एक प्रेशर दिखा रही हैं कि अगले और कुछ क्वार्टर्स ट्रेड डील्स जब होंगे तब होंगे, बट अगले और कुछ क्वार्टर्स जो है मार्केट के लिए रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और भी मुश्किल जाने वाले हैं। दैट इज द सेंस जो मार्केट अभी देख पा रही है। दूसरा, ये वाला जो क्वार्टर है, देखिए ट्रेड डील्स के ट्रेड टैरिफ्स के बाद में ये एक्चुअल वाला ये वो आ रहा है, क्वार्टर आ रहा है जिसमें एक्चुअल इम्पैक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा। एंड फ्रॉम द निफ्टी 50 परस्पेक्टिव, यानी निफ्टी के जो इंडियन कंपनीज हैं, वहां पर भी मुझे लग रहा है कि रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आने वाले हैं। और जो मिड मिड काउंटर्स है, जो मिड कैप्स है, वहां पर भी जो रिजल्ट की जो एक्सपेक्टेशन है वहां पर उतनी बढ़िया रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो ये सब चीजें जो है मार्केट में एक्सपीरियंस हो रही है। साथ में इन सब चीजों को जो होता है ना कि आग में घी डालने का काम जो कर रहा है, वो ये है कि पिछले 2 साल से जो हमारे एफपीआई एक्सक्यूज मी, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो आउटफ्लो बना हुआ है, 2026 भी उसी लीग को कंटिन्यू कर रहा है। 2026 में भी एफपीआई का आउटफ्लो मार्केट से बना रहेगा। दो बड़े रीजन है उसके। पहला तो जो अनसर्टेनिटी है वो हमारे लिए ही नहीं है, वो सबके लिए है। तो उस जी। पार्ट पर अगर हम सबके हिसाब से अपने आप को रैशनल को अगर हम देखें, तो क्या हमारे ऊपर कितना असर पड़ेगा, हमारे यहाँ से ही पैसा क्यों जाया जाए। तो उसका रीजन निकल के आता है कि हमारे यहाँ पर ग्रोथ ज्यादा इम्पैक्ट होगी। साथ में जो एक्सपेंसिवनेस अकॉर्डिंग टू या वर्सेस फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट है, उसके हिसाब से भी हम महंगे हैं। कुछ और मार्केट्स एफपीआई को अच्छे लग रहे हैं, जिसमें कि आपका एशियन के दूसरे मार्केट्स आ रहे हैं, मैक्सिको आ रहा है। बहुत सारे मार्केट जो सस्ते हैं, जिनके लिए अनसर्टेनिटी उतनी ही है जितनी हमारे लिए, बट वो आज की डेट में सस्ते लग रहे हैं, उन मार्केट्स में पैसा रूट हो रहा है। तो ये सारी चीजें एक साथ मिलकर के फिलहाल के बेयरिश सेंटिमेंट्स को कंटिन्यू होने की ही इंडिकेशन दे रही है। तो मार्केट का जो आउटलुक है फिलहाल अगले कुछ हफ्तों तक भी बेयरिश रहेगा। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो तैयार रहें अपने पैसों के साथ में, ताकि आपको अच्छे डिप मिले और आप पैसा लगा सके मार्केट में, क्योंकि जो सस्ते में खरीदता है अच्छी चीज, उसको ज्यादा बेटर रिवॉर्ड मिल पाता है। जी जी जी, बिल्कुल। अभी इनफैक्ट मैं टॉप लूजर्स में देख रहा था, तो उसमें आईटी और ऑटो पे दबाव दिखाई दे रहा था। तो क्या ये भी कारण, इम्पैक्ट इसी वजह से ही है, या कोई और स्पेसिफिक कारण है इनके लिए भी? क्योंकि आईटी का आई तो, टीसीएस और एचसीएल का तो आपको रिजल्ट हाल में देखे, उनका नतीजे थोड़े डामाडोल से रहे। तो रिजल्ट आई जी जी जी, जो आईटी के रिजल्ट से देखिए उतने अच्छे रिजल्ट नहीं है और एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। तो जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में उसी के हिसाब से हो रहा है। अब दो चीजों पर आईटी इज लाइक आईटी सेक्टर दो चीजों के बीच में फंस गया है। खराब रिजल्ट ठीक है, एक्सपेक्टेड था, लेकिन आने वाले समय में जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि नया साल आते आते यूएसए के साथ, जहां पर हम सबसे ज्यादा आईटी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं,
वहां पर एक ट्रेड डील होने के चांसेस बन रहे थे, बट नाउ इट लुक्स लाइक कि अभी और टाइम लग जाएगा। तो उसकी वजह से दिस इज एक्सपेक्टेड कि आने वाले समय में एक क्वार्टर का और जो है हम लोग कम अच्छे रिजल्ट, यानी बहुत खराब रिजल्ट नहीं लेकिन कम अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन हम लोग आईटी सेक्टर से लेकर के चल रहे हैं। नाउ घटता हुआ रुपया अगेंस्ट द यूएस डॉलर हमारे लिए आईटी सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल रहेगा। एंड अभी अगर हम देखेंगे कौशिक जी, यूएस के अगेंस्ट में जो निफ्टी, जो अपना इंडियन रुपी है, अभी वो 90.25 पर आ गया है। एंड वी आर इन द मिड ऑफ जनवरी 2026। बाय दिस मंथ एंड इट इज वेरी लाइकली कि वापस से 91 के पार निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो चीज है, आईटी को अगर आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दें इस बात पर, तो आईटी थोड़ा सा इस चीज को पॉजिटिव काउंटर की तरह, पॉजिटिव पॉइंट की तरह देखेगा। लेकिन जो बिजनेस को लेकर के अनसर्टेनिटी है, डॉलर में काम तो आप तभी करोगे ना जब डॉलर से आपको बिजनेस मिले, तो वो चीज जो है, अनसर्टेनिटी जो है वो वहां पर दिख रही है। बट इंडीड अगर आप एआई के ना, आपने शुरुआत में एक बात बोली थी कि एआई जो थोड़ा थोड़ा हम लोग स्टेप इन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी जो आपका निफ्टी आईटी 37,800 के आसपास आया है, तैयार रहिए 36,000 के आसपास आएगा, यानी यहाँ से 2,700 पॉइंट दूर जाकर के सपोर्ट कहीं पर बनेगा। वहां पर हम अपनी पसंद के आईटी स्टॉक्स जो भी आपको पसंद है, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, परसिस्टेंट हो, इन स्टॉक्स में आप एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। जो तर्ज है, जो प्रायोरिटी है, टीसीएस या फिर परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स को देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी जी। और ऑटो पर क्या राय है मैडम? ऑटो देखिए ओवरबॉट था। ऑटो को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी जो जीएसटी रिडक्शन हुआ है उसकी वजह से ऑटो सेक्टर में एक सेंटीमेंट बूस्टर बहुत सही समय पर आया। जिस समय सेल्स होती है ऑटो कार्स की, साइकिल, मोटरसाइकिल्स की, जो भी अलग अलग सेगमेंट्स में, तो जो दिवाली वाले सीजन था उस समय पर बहुत अच्छा किया कि जीएसटी रिडक्शन हुआ, उस समय सेल्स बढ़ गई, बुकिंग हो गई। बट नाउ अब ये भी देखना है कि उसके चलते अगर हम देखें तो लगभग अगर हम देखें अभी नवंबर मंथ से अभी तक ऑटो सेक्टर ने एक हाई बनाया था लगभग 10-11% का, और वापस से भी 5% करेक्ट हो चुका है। तो ऑटो सेक्टर में, ऑटो निफ्टी अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग पेंडिंग है जो कि अभी होनी चाहिए। सो देखिए सेक्टर रोटेशन होते हैं, पहले सेक्टर रोटेशन 3 या 4 महीने, 6 महीने तक भी चलते थे, बट अभी हम देख रहे हैं कि जो सेक्टर रोटेशन वाला जो सिलसिला है वो बहुत जल्दी शिफ्ट हो रहा है। तो जो लोग देख रहे हैं कि कहाँ पर ये जो मनी है, ये जो पैसा है किधर जा सकता है, नाउ यू कैन लुक फॉर एनर्जी, क्योंकि ऑटो सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग अभी और थोड़ा सा परसिस्ट होगी, जिसकी वजह से अभी निफ्टी ऑटो लगभग 27,721 पर आज क्लोज हुआ है। एंड डोंट बी सरप्राइज कि अगर 26,500 से 26,300 के आसपास अगले कुछ हफ्तों में आपको दिख जाए। सो उतनी इंटेंसिव प्रॉफिट बुकिंग मुझे ऑटो सेक्टर में दिखती है। और ये क्यों हो सकता है? इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी अप्रैल से अभी तक निफ्टी ऑटो लगभग 42% के गेन पर बैठा है, विच इज एन एबनॉर्मल मूवमेंट फॉर सच काइंड ऑफ इंडेक्स, जो कि बड़े हेवी इंडेक्स होते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। अब इसका फायदा आपको एनर्जी सेक्टर में मिल सकता है, थोड़ा बहुत फार्मास्यूटिकल सेक्टर में मिल सकता है, एंड डिफेंस में थोड़ा बहुत आपको उसका फायदा मिल सकता है। जी जी। चलिए, अब हमारे क्योंकि दर्शक भी लगातार जुड़ते जा रहे हैं तो उनके सवाल भी ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल अभिषेक कांत जी का ले लेते हैं, और इनका सवाल है, टीटा घर पर 877 के भाव पे लिया हुआ है, होल्ड करें या एग्जिट करें? एक साल के विजन के हिसाब से ही जानना चाह रहे हैं, और पूछ रहे हैं कि इस पॉइंट पर क्या ये एवरेज कर सकते हैं? हाँ जी, इस पॉइंट पर ये एवरेज करने लायक है, क्योंकि आपने एक साल का नजरिया स्पेसिफाइड कर दिया है। तो इन माय ओपिनियन, क्योंकि बजट आएगा, देखिए बजट को लेकर के पहली बात तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा वेगेंटाइज। मैं कुछ एक्स्ट्रा बहुत बड़ा बजट में इस बार उत्साह जैसा मुझे नहीं लगता कुछ भी। बस फोकस रहेगा दो चीजों के ऊपर इन माय ओपिनियन, कि जो पहले से जो प्रोजेक्ट, जो थीम है, उसी को थोड़ा सा और सपोर्ट किया जाए, वहां से वहां के जो बजट है उनको कम ना किया जाए, जैसे रेलवे, एयर और बाकी जो सेगमेंट्स हैं आपके। लेकिन ज्यादा फोकस हमारा इस बार एनर्जी को लेकर के एंड डिफेंस को लेकर के और बढ़ेगा। डिफेंस तो ऑब्वियसली है, जब बजट के टाइम पर वॉर लाइक सिचुएशन फिर से आ रही है, तो एक एक कॉमन सेंस जैसी बात होती है कि यहाँ पर फोकस रह सकता है बजट, डिफेंस बजट में इंक्रीमेंट का 10% होगा, 15% इंक्रीमेंट होगा, इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन फोकस तो होगा। दूसरा, आप एनर्जी के ऊपर आप इन चीजों को देख सकते हैं। तो टीटागढ़ रेलवे सेक्टर से एक स्टॉक है,
तो इस पर जो आउटलुक है अगले 1 साल के लिए भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पर थोड़ा बहुत एडिशन कर सकते हैं, जिसके अगेंस्ट अगर आप 817 पर बाइंग ले रहे हैं, थोड़ा बहुत 20-30% एज पर योर फाइनेंशियल एडवाइजर और योर और योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस मार्केट, आप आराम से यहाँ पर 910 से लेकर के 1000 तक के टारगेट डाउन द लाइन 1 ईयर में देख पाएंगे, एंड विच इज लाइकली टू 20% फ्रॉम द करंट प्राइस। और स्टॉप लॉस आप चाहे तो मेंटेन जरूर करके चलें एट 715 रुपए का स्टॉप लॉस रख लें, ताकि अगर ट्रेंड में कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो आपका कैपिटल प्रोटेक्शन हो जाए वहां पर। जी जी अभिषेक जी का एक सवाल और है मैम। हाँ ये जी। टार्सन्स पर है, 314 के भाव पे लिया हुआ है। इसमें भी विजन इनका 1 साल का ही है। पूछ रहे हैं होल्ड करना चाहिए या एग्जिट कर लेना चाहिए। टार्सन्स प्रोडक्ट्स राइट। जी जी। और 1 साल का 217 पर चल रहा है, 1 साल का इनका व्यू है। ओके। और इनकी खरीद वैसे 314 रुपए की। आपकी खरीद से आधा मैं अभी कोई कमेंट तो नहीं दूंगी, बट जस्ट वन थिंग कि ये थोड़ा सा वीक है और ये आगे भी वीकनेस को कंटिन्यू करेगा, एंड आई हैव रीजन फॉर दिस। वन, दिस कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस इज नॉट इन प्रॉफिट, वन थिंग। सेकेंडली, इस सिचुएशन में भी जब आप इसको देख रहे हैं तो ये प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली ये कंपनी अपने सेक्टर से लगभग 4 गुना 4 टाइम्स एक्सपेंसिव है। सेक्टर 19 के मल्टीपल क्लोज टू है और ये 56 के मल्टीपल्स पर है। तो जब प्रॉफिट हो, फाइनेंशियल बैलेंस शीट्स आपके ठीक हो, तो एक्सपेंसिव ने आप मैनेज कर सकते हैं, प्राइस वहां पर उसको बॉटम बाइंग की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। बट इन सच केसेस जहां पर प्रॉफिट नहीं है, वहां पर आप अगर इतना महंगे हो तो प्राइस आपको मार्केट आपकी जो रियल एक्चुअल जो वर्थ होती है वो प्राइस पर दिखा देता है। सो सेइंग दिस व्हाइल आई एक्सप्लेन दिस, तो इससे सीधा सा इंसाइट आपको ये समझ आना चाहिए कि स्टॉक अभी और भी वीकनेस को कंटिन्यू करेगा। 217 पर है, आराम से 180-70 की रेंज में ये आना चाहिए, और वहां पर उससे पहले तो एवरेजिंग मैं नहीं सलाह करूंगी। बाकी अगर आप चाहें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट मेरे लिए इट्स अ वेरी वीक स्टॉक एज ऑफ नाउ। ना बॉटम बाइंग, जनरली आई डू प्रिफर बॉटम बाइंग स्टॉक, लेकिन सिर्फ वहां पर जहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट दे, यहाँ पर वो नहीं है, तो स्टॉक अभी वीकनेस को कंटिन्यू करेगा। जी इसके अलावा इनका ही एक और सवाल है। ये है यूनिमिच एरोस्पेस पर है ये। इन्होंने 1212 पे लिया है और फिलहाल ये 910 के भाव पे चल रहा है, और यूनिमेक इसमें भी राइट। 1 साल का विजन लेके चल रहे हैं। हाँ जी। ओके। देखिए, इन्होंने जब मैंने एक स्टॉक के लिए मना किया है कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके लिए मैं एक दूसरा सुझाव भी दे देती हूँ कि आप ना आज की डेट में ब्लू स्टार को देख सकते हैं, अगर बाय चांस यू वांट टू एग्जिट दैट स्टॉक, क्योंकि जो वीकनेस को कंटिन्यू कर रहा है, तो एक बार आप ब्लू स्टार को देखिए, लो रिस्क पर एक अच्छी अपसाइड की मूवमेंट शायद आपको वहां मिल जाए। सो थिंक इफ दैट सूट्स टू योर फोर्टे, अगर आपको लगे कि ब्लू स्टार, मुझे तो लगता है कि ब्लू स्टार अभी 1812 के आसपास में है, एंड यहाँ से 1900 से लेकर के 2120 तक की रेंज को अगले कुछ महीनों में करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको कंफर्टेबल हो तो वहां से एग्जिट करके आप इसको देख सकते हैं, जस्ट फॉर यू। नाउ आपने यूनिमेक दिया है कौशिक जी, जो कि अभी जी 908 पर है, राइट। उनकी बाइंग हाँ जी। कितने की है? 1212। हाँ जी। माय गुडनेस। काफी ठीक है। गैप हो गया है। आई हैव टू से दिस, अलाउ मी प्लीज। स्टॉप लॉस जी की प्लीज। रेस्पेक्ट करिए, अदरवाइज कैपिटल ऐसे ही हाथ से निकल जाएंगे। एंड जब आप ये नहीं करते हैं तो कई बार फिर स्टॉक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पे बड़े लोगों को, बड़े इन्वेस्टर्स को थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, बट बाय द टाइम वो चीज आती है आप ऑलरेडी 30-40% के डिस्काउंट पर लॉस में है। तो आपके लिए ये 30% का लॉस है, लेकिन अब ऐसे सोचिए कि जो लोग 900 रुपए पर आएंगे, एंड वापस से जब वो लोग 900 रुपए से टारगेट सेट करेंगे अपने, तो उनके लिए उनका 30% 1100 के आसपास 1100 के आसपास आ जाएगा। सो आपको वो 30% रिकवर करने के लिए लगभग 40-45% का अपसाइड मूवमेंट चाहिए। Indeed, what I'm trying to make you understand, whenever you are getting in any stock, उसका एंट्री आपको पता है, टारगेट आप गेस कर रहे हो, लेकिन स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए। दैट स्टॉप लॉस इन योर कंट्रोल, उसको रिस्पेक्ट करिए, अदरवाइज मुश्किल जाएगी आगे के डिसीजन में भी। इट्स नॉट जस्ट वन एग्जाम्पल, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स आते हैं। तो इसीलिए प्लीज, आपके इस स्टॉक को देख करके मैं ये समझ गई कि आप स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते, इसलिए मुझे थोड़ा सा ये समझाना पड़ा। सो प्लीज स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट कीजिएगा। वेल, अभी यहाँ पर ये फ्रेश बैंक के लिए ठीक है,
न्यू एडिशंस के लिए भी ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस चाहे आप फ्रेश बाय करें, क्योंकि और भी लोग इस शो को देख रहे होंगे, तो अगर आप फ्रेश बाय भी कर रहे हैं, देन प्लीज मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 820, विच इज अगेन अप्रोक्सीमेटली 10% अवे फ्रॉम द करंट प्राइस। लेकिन इसके अगेंस्ट में जो टारगेट हमको कौशिक जी मिल सकते हैं, आराम से 1000 से लेकर के 1150 तक मिल सकते हैं। सो सोच समझ के यहाँ पर डिसीजन लेना है, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड बनता है, लेकिन एवरेजिंग लिमिटेड एक्सपोजर से ही कीजिए। जी जी, तो उम्मीद है अभिषेक जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। खासकर ये लास्ट वाला जो है, इसमें मैडम की सलाह पर जरा ध्यान दीजिए और स्टॉप लॉस के लिए थोड़ा विचार कीजिए तो बेहतर रहेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और राजीव कुमार जी का सवाल ले लेते हैं। मैनकाइंड फार्मा, इनफैक्ट इनके एक दो सवाल हैं, 3 सवाल हैं एक्चुअली एक ही के अंदर, बट हम एक एक करके ले लेते हैं। मैनकाइंड फार्मा 2300 के भाव पे लिया है, कैसा लग रहा है मैम? थोड़ा 2300 के भाव पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, एंड आई रिमेम्बर मनी 9 में भी मैनकाइंड फार्मा को 2100 यानी 2000 से लेकर के 2100 की रेंज में सजेस्ट किया था, एंड एग्जैक्टली 2100 की रेंज ट्रिगर्ड भी हुई, एंड वहां से 2300 का टारगेट दिया था जो अचीव भी हो गया लास्ट वीक। बट अब जिन लोगों ने फर्स्ट टारगेट पर लिया है, मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि ब्रेकआउट प्ले किया होगा कुछ लोगों ने, जिस दिन 23 का अपडेट दिया था कि 2300 का टारगेट हो गया, यहाँ पर बुक करना है तो कर लीजिए। तो फर्स्ट टारगेट के पास जब आप खरीद रहे हैं, तो आप ये तो समझे कि आपका स्टॉप लॉस, आपका रिस्क कितना बढ़ गया है। तो प्लीज उस चीज को थोड़ा सा समझ के ही काम करें। हालांकि इस स्टॉक में और भी मजबूती के बहुत चांसेस है, एंड स्पेशली फार्मा स्टॉक्स एक नो बाय नेचर हेज होते हैं। जब ग्लोबल मार्केट या फिर आपके ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट्स वीकनेस की कंटिन्यू करती हो, तो वहां पर जो आपके बाय डिफॉल्ट आपके जो हेज है, जैसे कि गोल्ड स्टॉक, सिल्वर स्टॉक, ईटीएफ्स वगैरह, एंड फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स, ये एंड आपके कंज्यूमर वाले स्टॉक्स, ये सब स्टॉक्स बाय नेचर हेजिंग वाले होते हैं। तो फिलहाल इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 2100 यानी 2100 का, एंड फर्दर यहाँ से जो टारगेट आपके लिए है, आपका टारगेट मैच नहीं होगा, बट स्टिल 2360 का एक पहला टारगेट आप एक्सपेक्ट करिए। आपके रिस्क रिवॉर्ड बहुत दूर है, क्योंकि आपकी एंट्री गलत है, आई हैव टू से दिस। एंड इसके बाद आप लगभग 2500 के लिए भी वेट कर सकते हैं। आपको एक प्रॉफिटेबल एग्जिट तो मिल जाएगा डाउन द लाइन। आप 4 महीने का समय पकड़ के चलें, और कल की मार्केट में अगर आपको मौका मिले कि आपको 2210-20 के आसपास मिले, तो थोड़ा बहुत एडिशन कर लीजिए अगर कर पाए तो, और एल्स 3-4 महीने ऐसे भी होल्ड करेंगे तो भी प्रॉफिटेबल एग्जिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट प्लीज डू मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 2100, विच इज अ टेक्निकल सपोर्ट ऑल्सो, एंड ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट को कंटिन्यू करते हुए भी सपोर्ट है। अगर ये ब्रीच हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग डिफरेंट जो मार्केट को इस स्टॉक में पसंद नहीं आ रहा है। तो स्टॉप लॉस टारगेट आपको दिए हैं, फॉलो कीजिए। जी, इसके अलावा इनके पास ये नेट वी, आई थिंक ये नेट वेब टेक्नोलॉजी होगा, इन्होंने एक वर्ड लिखना भूल गए हैं, और ये इन्होंने 2367 के प्राइस पे लिया हुआ है। अभी ये आई थिंक, हाँ जी, और करंट इसका प्राइस 3166 है, अगर नेटवेब ही है ये, क्योंकि नेटवेब ही होगा आई थिंक ये और कोई नहीं हो सकता। तो ये प्रॉफिट में है, एंड आई वुड से कि नेटवेब टेक्नोलॉजी अभी 2800 के आसपास, 2850 के आसपास आ सकता है। सो इफ यू वांट टू सिक्योर योर प्रॉफिट फॉर एज ऑफ नाउ, क्योंकि इन्होंने कितने की बाइंग बताई है? आई थिंक मैनकाइंड पर नहीं, इनकी नेटवेब की जो है 2367 के प्राइस पे है। ओके, ब्रिलियंट। हाँ ठीक है, तो अभी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। अप्रोक्सीमेटली आप 30-35% के गेन पर हैं। मेरी सिंपल सी सलाह है, आज ये प्रॉफिट, कल के मार्केट में ये प्रॉफिट बुक कर लीजिए। यू विल गेट अगेन अ चांस, आपको वापस से इसी स्टॉक में एक बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी 2800 के आसपास में, 2700 के आसपास में। वही पैसा जो आपने प्रॉफिट को छोड़ करके जो आपका बेस अमाउंट आपने इसके लिए रखा है, लगाया था इसमें, वही आप 2700-2800 के आसपास फिर से लगा सकते हैं। एंड उसके बाद में जो आपको टारगेट मिलने की बहुत पॉसिबिलिटीज होंगी, लगभग अच्छे बड़े टारगेट 3500 से 4000 का एक अपसाइड का होम पर विद इन 3 क्वार्टर्स यानी 9 महीने के दायरे से हो जाना चाहिए। तो इस स्टॉक में आप अभी प्रॉफिट बुक करें, डिप में वापस खरीदें और फ्रेश एंट्री बनाएं। और उसके साथ में जो आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा, सिर्फ 2350 का स्टॉप लॉस मोर देन इनफ है, अप टू 3500 और 4000 के टारगेट के लिए। नजरिया 9 महीने का होगा, वंस योर एंट्री गेट ट्रिगर्ड। और अभी स्टॉक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपीरियंस करेगा, तो कल की मार्केट में चाहें, परसों की मार्केट में चाहें तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। जी, और द लास्ट वन इज डॉक्टर रेड्डीज, 1300 के प्राइस पे लिया हुआ
है ये, इसमें 1191 का भी करंट प्राइस चल रहा है। उस लिहाज से भी इनकी खरीद भाव ऊपर की हो रही है। डॉक्टर रेड्डीज में भी क्या सलाह रहेगी इसमें? ठीक है, देखिए आप इसको रख कब तक सकते हैं, अगर आप ये भी बता देते तो अच्छा रहता था। ये स्टॉक ही चल इन्होंने। जाएगा, स्टॉक तो चल जाएगा लेकिन टाइम लेगा। सो देयर इज अ स्ट्रैटेजी दैट, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस कटा नहीं है इस केस में, तो अभी आपको स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर एक प्रॉफिटेबल एग्जिट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये हर स्टॉक में काम नहीं करता, सिर्फ उन स्टॉक में जो फंडामेंटली ठीक ठाक स्टॉक हो और जिसमें एक खराब मार्केट कंडीशंस में रिबाउंड करने की या फिर स्टेबल रहने की पोटेंशियल हो, उन्हीं स्टॉक्स में ये स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी चाहिए। हर एरे गैरे स्टॉक्स में ऐसा नहीं कर सकते आप। तो सबसे पहले तो आप इसका ये देख लीजिए कि इसका जो रेवेन्यू है ग्लोबल जेनेरिक मेडिसिन से सबसे ज्यादा आता है, राइट। एंड जो लोकेशन अगर आप देखेंगे, ये डिस्कस करना जरूरी है जब हम डॉक्टर रेड्डी की बात कर रहे हैं। लगभग 48% प्रॉफिट या रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट छोड़ देते हैं, इसका यूएसए मार्केट से आता है। रिमेनिंग इंडिया से 17% एंड अदर रशियन मार्केट से, अदर मार्केट से लगभग मिलाकर के आप समझे कि 35% प्रॉफिट इसका आता है। तो आप ये समझे अभी कि अगर रशिया का कोई भी कोई भी अगर, दैट मीन्स 17% प्रॉफिट इंडियन मार्केट का जो है उसको छोड़ करके जो 83% का इसका रेवेन्यू आ रहा है, वो बहुत ही ऐसी जगह पर डिपेंडेंट है, यूएस एंड रशिया, जहां पर अगर आपस में वो दोनों भिड़ते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक कंडीशन इस स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगी। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, तो आपको अब यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी यही यूज करना चाहिए कि फ्रेश एडिशन अभी मत करिए। एक स्टॉप लॉस अभी एज ऑफ नाउ आप रख लीजिए 1150 का, 1150 का। जब तक ये है आप रहिए, जब ये है तो छोड़ दीजिए। इसके बाद इस स्टॉक पे दोबारा फ्रेश एंट्री बनाने के लिए जो नया लेवल बनता है, इन माय ओपिनियन वो 1050 के आसपास बनता है। अब अगर हम रशिया और यूएस वाले इस कंटेक्स्ट को अगर थोड़ा सा साइडलाइन करके देखें, वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक ठीक ठाक है, बट क्योंकि ग्लोबल फैक्टर इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, डाल सकते नहीं है, डालेंगे, तो इसकी वजह से इसका सेक्टर से लगभग 40% सस्ता होना भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को महंगा ही लगेगा। तो इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली स्ट्रैटेजी रखिए। स्टॉप लॉस 1150 का मेंटेन करो, कट जाए तो थोड़े दिन के लिए छोड़ दीजिए, दोबारा एंट्री इसमें बनेगी तब एक बार डिस्कस करेंगे। जी, अगला सवाल ले लेते हैं विजय कुमार जी का। जेएसडब्ल्यू एनर्जी है 473 के प्राइस पे, कैसा लग रहा है मैम इनका ये शेयर? और एनर्जी, विजय कुमार जी, कितने का? 473 पर इनकी बाइंग है, 494 की है। मैंने शो के दौरान में एनर्जी, डिफेंस, फार्मा, इन सभी स्टॉक सेक्टर्स की बात की है, एंड दिस स्टॉक बिलोंग्स टू एनर्जी सेक्टर। तो बाय डिफॉल्ट है कि मेरा फिलहाल इसको लेकर के एक पॉजिटिव आउटलुक है, राइट। और इसलिए नहीं कि मतलब क्योंकि जेएसडब्ल्यू को हम बार बार देख ही रहे हैं, बार बार न्यूज में आ रहा है, डिस्कशन में आ रहा है। तो ये स्टॉक देखिए 994 पर है, आप प्रॉफिट में है। मैं आपको इसमें एग्जिट की सलाह बिल्कुल नहीं देना चाहती, बिकॉज एनर्जी अभी अगले कुछ क्वार्टर में लीड कर सकता है, 1-2 महीने में लीड कर सकता है। फिलहाल ये 450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके एज इट इज जो आपकी पोजीशन है होल्ड करिए, एंड डू एक्सपेक्ट कि आपको यहाँ पर कम से कम 540 रुपए का और लगभग 600 रुपए के टारगेट अगले 3 महीने में भी अगर मिल जाए तो आप निकल जाइएगा, क्योंकि 3 महीने में भी उतना ही देगा ये, और अगले 6-7 महीने में भी उतना ही देने वाला है, क्योंकि इसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग एंड ऑल एक्सपीरियंस होती है। तो फिलहाल इट्स अ होल्ड विद अ स्टॉप लॉस एट 450। जी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और शशादर शाहू जी का सवाल ले लेते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने इनका नाम सही पढ़ा होगा। और जेजी केमिकल्स पर है इनका सवाल। 340 की इनकी बाइंग है, शॉर्ट टर्म टारगेट है एंड स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं ये, शॉर्ट टर्म टारगेट एंड स्टॉप लॉस। तो मैम क्या सलाह रहेगी इनके लिए जेजी केमिकल्स पर? 340 की इनकी बाइंग है, ठीक है। हाँ जी। आपने एक बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने के लिए कोशिश की है, तो शॉर्ट टर्म टारगेट आपके लिए 360 मिनिमम है, एंड सेकंड टारगेट आप यहाँ पर लगभग 390 का चेस कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड भी आपके लिए फेवरेबल होगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 314 रुपए का, 314, जिसके अगेंस्ट में 360, 390 दो टारगेट्स हैं। ये शॉर्ट टर्म टारगेट लेस देन 1 मंथ का व्यू है। जी, अगला सवाल ले लेते हैं राजेश कोठारी जी का। और ये जानना चाह रहे हैं व्यू ऑन प्राइमर, बाइंग रेट इज 745। प्राइमर है या प्रीमियर है? आई थिंक ये
प्रीमियर लिमिटेड तो नहीं हो सकता, प्राइमो केमिकल है, देन प्राइम सिक्योरिटीज है। इन्होंने पूरा नहीं लिखा है, बट 745 के प्राइस से शायद जज करना पड़ेगा कि ये कौन सा है, बट अगर आप अगर वापस लिख देंगे तो अच्छा रहेगा हाँ प्लीज, एक इनकी भी राजेश जी, क्वेरी है। आप प्लीज ऐसे पता नहीं चलेगा, पूरा नाम लिखें कि कौन सा है ये स्टॉक, तो ही ले पाएंगे। फिलहाल हम अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं, और इनका नाम प्रॉपर नहीं है जो हमारे व्यूअर हैं, लेकिन इनका सवाल जरूर ले लेते हैं। ये विमता लैब पर है, 600 की बाइंग है इनकी, और पूछ रहे हैं एक्यूमुलेट किस प्राइस पे कर सकते हैं, 2 साल का व्यू जानना चाह रहे हैं मैम। ओके 2 साल का व्यू है और बाइंग अभी 600 पर लेकर है और 555 पर चल रहा है। जी ओके अच्छा, मैं ये जान सकती हूँ कि लेने के बाद आप क्यों पूछ रहे हैं? इफ आई एम अलाउड, ठीक है चलो कोई बात नहीं। देखिए सिंसियरली जस्ट एक छोटा सा सजेशन है कि स्टॉक में पैसा लगाने से पहले आप अपनी एंट्री टारगेट डिसाइड करिए और अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करिए। आप 2 साल के नजरिए से आपने कोई चीज खरीदी है तो मैं ये मान के चलूंगी कि आपने मैक्रो फैक्टर, फाइनेंशियल सब देखे होंगे, और उसको अगर आपने देख लिया तो आपने उसमें ये भी डिसाइड किया करना चाहिए, होगा कि नहीं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, कि आपको समय पड़े तो आप सिप करें उस स्टॉक में, क्योंकि अगर आपको 2 साल का नजरिया है तो फंडामेंटल स्टॉक जो स्ट्रॉन्ग है उसी को ले सकते हैं, टेक्निकल सिर्फ स्टॉक नहीं आप पिक कर सकते, राइट। तो ये चीज जरूर देखिए। वैसे विमता लैब एक बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री में कंपनी है, जो कि क्लिनिकल प्रोडक्ट्स, लाइफ साइंस रिलेटेड इस तरह के इंस्ट्रूमेंटल प्रोडक्ट इस थीम में है, इस कोर में है। तो इंडिया में इसकी नीड बहुत है, तो आपने प्रोडक्ट तो ठीक चुना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कंपनी तो ठीक चुनी है, इंडस्ट्री भी ठीक चुनी है। अब थोड़ा सा एंट्री का है, कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छे प्रॉफिट को ग्रोथ के साथ में दिखा रही है, इट्स अ गुड थिंग। और साथ में एक दो चीज आपको और 2 इयर्स का, क्योंकि आपका आपका नजरिया है, तो एक अच्छी बात आपके लिए यहाँ पर एक और हो रही है कि पिछले 1 साल में एफआईआईज ने अपने इंटरेस्ट को, अपनी पोजीशन को यहाँ पर बढ़ाया है, सो इट्स अ गुड थिंग। सो अभी यहाँ पर स्ट्रैटेजी 2 साल के नजरिए से ये कंपनी आज के रेट में भी महंगी नहीं है, अपने सेक्टर से एट पार के आसपास ही है। तो फिलहाल के लिए स्ट्रैटेजी शुड बी दिस कि आप तैयार रहिए कि ये 555 पर जो आया है, जस्ट वेट एंड वॉच कि आपको ये 510-15 के आसपास मिलेगा एक बार और। डाउन द लाइन 2 इयर्स के व्यू के साथ में ऐड करिए वहां पर, एंड कम से कम 2 इयर्स के व्यू में, यानी पहले साल 700 रुपए के टारगेट को और अगले साल लगभग 800 रुपए के टारगेट को आप यहाँ पर चेस कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी एवरेज करने की होनी चाहिए, एडिशन करने की होनी चाहिए। एडिशन कुछ स्टॉक्स में हम नहीं करते, कुछ ही स्टॉक में करते हैं जो फंडामेंटली ठीक ठाक लगे, एंड दिस इज वन ऑफ देम। जी जी अगला सवाल ले लेते हैं सुनीता चतुर्वेदी जी का। इनके एक दो सवाल हैं इसके अंदर। तो पहला हम मोस्ट चिप है इनका, मोस्ट चिप टेक्नोलॉजी 280 की प्राइस पे इन्होंने लिया हुआ है ये, इस पर क्या सलाह रहेगी मैम आपकी? ओके दिस वाज इन माय पोर्टफोलियो बिफोर बट एज ऑफ नाउ नॉट इन माय पोर्टफोलियो एनीमोर। तो ये एक डिस्क्लोजर है। इसके साथ व्यू ये है कि ये फिलहाल थोड़े से वीकनेस को कंटिन्यू करेगा, एंड ये अप टू वैसे तो 190 के आसपास ये आ गया है, लेकिन 1-2 दिन और सिर्फ 180 के आसपास तक और दिख सकता है। तो आप चाहें तो वेट कर लीजिए थोड़ा सा और, 180 के आसपास आप चाहें तो फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। मेरी जो पोजीशन थी मैंने एग्जिट की बिकॉज आई गॉट समथिंग मोर सेफर, जो मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से सुटेबल हो, तो मैंने वो किया। लेकिन अगर आप इसमें एंट्री बनाना चाहते हैं 180 के आसपास 2 रुपए प्लस माइनस का व्यू लेकर के आप वहां पर एंट्री बना सकते हैं, जिसके अगेंस्ट मिनिमम टारगेट यहाँ पर 205 से लेकर के 230 के बनते हैं, एंड इट्स अ व्यू फॉर अनदर 3 मंथ्स, यानी मार्च तक का व्यू लेकर के आप इस स्टॉक में एंट्री बना सकते हैं। जी इसके अलावा इनके पास प्राइम फोकस है, ये 247 की प्राइस पे है। इसमें भी यही जानना चाह रहे हैं कि लॉस बुक करके किसी दूसरे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, क्या ये सही लग रहा है आपको? इन्होंने 280 पर नहीं, कितने पर बाइंग नहीं किया इन्होंने? 247 पे इनकी बाइंग है प्राइम ओके फोकस। तो देखिए फिलहाल आप अपने स्टॉक को एक बार मौका दीजिए, क्योंकि चांसेस हैं अगले कुछ 10 से 12 दिन का एक समय अगर आप दे दें तो पहली बात तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ऊपर जाने के बाद फिर बाद में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो जैसे ही ऊपर निकले वहां पर प्रॉफिट बुक करके फिलहाल एग्जिट करिएगा, जैसे आपको जो लेवल बताएं अगर वो ट्रिगर हो जा रहे हैं तो।
सो 247 की आपकी बाइंग है, आराम से आप इसमें 257-58 के आसपास का इस ₹1 की इस रेंज में यानी 258 के आसपास का एक फर्स्ट टारगेट आप एक्सपेक्ट करके इसको होल्ड कर सकती हैं। इसके बाद जैसे आपका 248 ट्रिगर 258 जैसे ही आपका 258 ट्रिगर हो जाता है, आप अपने ट्रेलिंग या तो कर लें या पूरा प्रॉफिट बुक कर लें। ट्रेलिंग करना चाहते हैं तो 230 पर करिएगा, जिससे कि आप 270 के सेकंड टारगेट को चेज कर सके। लेकिन अगर आप पूरा प्रॉफिट बुक कर भी लेंगी तो वो सेफर अप्रोच होगी। सो सजेशन सिंसियर तो यही है कि 258 के आसपास आ जाएगा एक बार, वहां पर जो भी आपकी इसमें पोजीशन है निकाल लीजिए। इसके बाद अगर फ्रेश एंट्री बनाने का व्यू बन रहा है पी फोकस में दोबारा, तो 235 से पहले नहीं बनाइएगा। जी। अगला सवाल ले लेते हैं सुमन झा जी का। एचडीएफसी बैंक का जो है सवाल है और 50 शेयर है इनके पास 950 के प्राइस पे। क्या करना चाहिए इन्हें मैम? ओके, एचडीएफसी बैंक में तो बने रहिए, एक अच्छा डिस्काउंट एक अच्छे स्क्रिप्ट में आपको मिला है। फिलहाल अगर आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको फिलहाल एडिशन करने की जरूरत है। जो पोजीशन आपके पास में एज इट इज आप चाहें तो बिल्कुल होल्ड करके रख सकते हैं। एंड जस्ट इट्स अ वेट एंड वॉच टाइप ऑफ थिंग। आप देखेंगे कि 970 और 1000 के भाव हमको मार्च से पहले वापस दिख जाएंगे। तो आप हैं तो इसमें बने रहिए। अगर आपको एडिशन करने की जरूरत पड़े, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो कंट्रीब्यूटर्स होते हैं एचडीएफसी आपका, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ मेजर बैंक्स हैं। तो इन बैंक्स में में सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट बुकिंग अभी आई है वो एचडीएफसी में एक्सपीरियंस हुई है। तो एचडीएफसी में चांसेस बनेंगे कि 900 के आसपास आते आते ये रिबाउंड हो जाएगा। तो आप वेट कर लीजिए, इसको एज इट इज होल्ड कर लीजिए। स्टॉप लॉस नहीं, बल्कि मैं एवरेजिंग लेवल इसमें देना चाहती हूँ। अगर बाय चांस ये 910 पर आ जाए, पिछले से आज ये क्लोज हुआ है 925 पर, अगर कल वगैरह परसों वगैरह ये 910 के आसपास आ जाए, थोड़ा बहुत एडिशन करिए, जो भी आपको परसेंटेज कंफर्टेबल लगे, बिकॉज फ्रॉम देयर 970 और 1000 के टारगेट आपको अचीवेबल टारगेट्स मिल जाएंगे विद अ स्टॉप लॉस एट 880। जी। आज का एक आखिरी सवाल लेते हैं, फिर शो को वाइंड अप करेंगे। और आखिरी सवाल है रोहित कुमार जी का। एमएमटीसी है मैम, 700 के प्राइस पे लिया हुआ है, 70 शेयर है इनके पास। क्या ये खरीद भाव इनका सही है? क्या करना चाहिए ना? एमएमटीसी, वाओ, ये वाओ मैंने इसलिए बोला है क्योंकि एमएमटीसी देखिए, आपके मनी 9 के शो में ही संदीप जी रहे थे उस समय, तब ये 56-55 पर रिकमेंडेशन आई थी, जिसमें से 64 एंड 70 वर्ड दीज टू टारगेट जो दिए गए थे। और मैंने आज हटा दिया था मेरे वॉच लिस्ट में से इसको कि जब आएगा तब देख लेंगे। तो 70 का टारगेट आज हिट भी हो गया, अलर्ट नहीं आया मुझे, बट इट्स अ गुड पिक। और पता है कौशिक जी, जब ये 70 के बाद 70 रुपए का टारगेट इसने जब हिट किया था 29 दिसंबर पर, तो उसके बाद ये करेक्ट हुआ। तो वहां पर हमने बताया था कि आप 61 के आसपास, 60 रुपए के आसपास आ जाएगा तो फिर से खरीद लीजिए। आया और वापस से 70 रुपए का टारगेट पे हिट किया। सो आगे की जो पॉसिबिलिटीज है, अगला टारगेट आपको पता है, अगर आप उसी नजरिए में अभी हैं और आपने तब बाय किया है या डिप में एंट्री या एवरेजिंग की है, तो अगला टारगेट आपको पता है कि 78 है और लगभग 85 का और 90 रुपीज का, ये 3 टारगेट आपके लिए और बचते हैं जिनको आप चेज आराम से कर सकते हैं। सो जो एमएमटीसी में है, होल्ड योर पोजीशंस विद अ स्टॉप लॉस एट और विद अ ट्रेलिंग एट 60 नाउ। और फ्रेश बाइंग करना है तो भी आपका, यानी कल परसों की मार्केट में अगर आपको मौका मिल रहा है कि आपको 68 या फिर 70 के पास फिर से मिल जाए फ्लैट खुल के, तो भी आप 61 या 60 रुपीज का टारगेट रख के आप इसको चेज कर सकते हैं 78, 85, 90 रुपीज के टारगेट के लिए। इट्स अ गुड बेट। जिस तरह से गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है, ये क्यों चल सकता है वो मैंने उस समय भी एक्सप्लेन किया था। गोल्ड कमोडिटी मार्केट में जितना ज्यादा ट्रेड होगा, तो एमएमटीसी जो उस चीज को रेगुलेट करती है, उसमें आपको हेल्प करती है उन ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट करने में, डिलीवरीज को कंप्लीशन कराने में। इसलिए इस कंपनी में फोकस बढ़ेगा, इसके मार्जिन इंप्रूव होंगे। सो दैट्स द व्यू, और इसी के फंडामेंटल रीजन के बेस पर ये स्टॉक हमने बॉटम बाइंग की थी। जी तो आज का ये सवाल जवाब का सिलसिला अब यहीं रोकते हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, और जाहिर है हमारे दर्शकों को काफी कुछ जानने को मिला होगा, उनकी परेशानियों का हल मिल गया होगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कौशिक जी, थैंक यू। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।